नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आज छत्तीसगढ़ में बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर सरकार पूरे प्रदेश में गौरव दिवस मनाएगी। प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लोगों को सरकार के 4 साल की उपलब्धियां बताई जाएंगी। आयोजन को लेकर सरकार की तरफ से सभी कलेक्टर को निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को न्योता दिया गया है। गौठान, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र, धान खरीदी केंद्र, इन तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत भी इस मौके पर की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि सबको अपनी मर्जी के आधार से धर्म चुनने का अधिकार है। धर्मांतरण कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से काम किया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, विपक्ष उठाते रहता है, कई बार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाता है। हालांकि आपने यहाँ पे इसे बहुत सक्सेसफुली एक तरीके से काउंटर भी किया यहाँ पर, चाहे रामवन गमन की बात कर लें या चंदखुरी की बात कर लें। आपको लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के मुद्दों को और उठाया जाएगा, जोर पकड़ा जाएगा और उसके लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जाति तो जन्म से तय होता है, धर्म व्यक्ति अलग अलग। अब हम मान लो हिंदू हैं तो हिंदू में भी कोई शिव को मानते हैं, तो कोई विष्णु को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, तो सब अलग अलग। कोई अघोर पंथ के हैं तो कोई कबीर पंथ के हैं, तो कोई किसी को मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको कि किसी एक पंथ को मान रहे हैं तो दूसरे को छोटे हो गए या उसके प्रति घृणा करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को आप कर रहे हैं तब गलत है। आप लालच दे के, डरा के, धमका के, भय दिखा के, लालच दे के यदि धर्मांतरण करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कानून में व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हुआ भी है। और प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के समेत सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रायपुर में डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर हर मोर्चे पर फेल होने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने कहा कि सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की लेकिन वो जमीन पर नहीं दिख रही। सिंचाई का प्रतिशत दुगना करने की बात होती है तो सिंचाई के बजट में दुगने की वृद्धि होनी चाहिए। मगर आप आश्चर्य करेंगे कि 4 साल बीतते बीतते सिंचाई के प्रतिशत में सिर्फ और सिर्फ 6% की वृद्धि हुई। कहाँ दुगना करने का घोषणा किया था और कहाँ सिर्फ और सिर्फ 6% सिंचाई के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। युवाओं के लिए बड़ी बड़ी बात कही गई थी, युवाओं के लिए बड़े बड़े घोषणा किए थे, युवाओं के फॉर्म भराए गए थे गांव गांव में जाकर, और जन घोषणा पत्र में कहा गया था कि उनको राजीव मितान योजना के तहत 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। सब गांव में फॉर्म भराए गए थे, 10 लाख लोगों के आंकड़े तय किए थे। आज बेरोजगार नवयुवक गांव गांव में इनको ढूंढ रहा है, देख रहा है कि कहाँ गए बेरोजगारी भत्ता देने वाले भूपेश बघेल जी और उनकी टीम। और वो फॉर्म आज भी वो लेके घूम रहे हैं, जो पुराने फॉर्म इनके पास पड़े थे, जिसमें इन्होंने 2500 रुपया बेरोजगारी। तो 4 साल और एक तरफ गौरव दिवस है और एक तरफ आरोप दिवस भी आप इसे कह सकते हैं बीजेपी की तरफ से। देवव्रत हमारे सहयोगी आपको नजर आ रहे होंगे। देवव्रत, एक तरफ गौरव दिवस और दूसरी तरफ आरोप दिवस। लगातार बीजेपी को भी कम से कम इसी बहाने आक्रामक होने का मौका मिला है। देवव्रत जी, सरकार के 4 साल पूरे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर विपक्ष तो आरोप लगाएगी ही और सरकार के इन 4 सालों को नाकाम बताएगी। लेकिन सरकार की ओर से इस बार पूरी तैयारी की गई है क्योंकि 4 साल लगभग पूरे हुए हैं सरकार के। और आज ये 4 साल जब पूरे हो रहे हैं तब आने वाला जो साल है वो चुनावी है और इन 4 सालों में जो भी कामकाज सरकार के हुए हैं उसका प्रचार प्रसार लोगों तक करना और इसके अलावा जो अब तक की योजनाएं रही हैं उनकी पूरी समीक्षा करना, ये सरकार
की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और क्योंकि 4 साल पूरे हो गए और इन 4 सालों में कई सारी चुनौतियां भी रही, क्योंकि एक तरह से 14 बरस का जो वनवास था एक तरह से कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में, वो टूटा है। 15 सालों की बीजेपी सरकार के बाद यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद कोविड का जो काल रहा वो भी चुनौतियों भरा रहा। लेकिन कई सारी जो स्कीम्स निकली, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, नरवा गरवा घुरवाबाड़ी हो, या फिर ऋण माफी, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम, कई ऐसे स्कीम्स रही जो राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी एक तरह से राष्ट्रीय लीडर बनकर के उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे सरकार के लिए तो काफी अहम है, लेकिन कई सारी ऐसी भी चीजें रही हैं जिनको लेकर के सरकार पर सवाल खड़े रहे, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के हो या फिर अन्य मसले, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार सरकार को घेरती नजर आई। लेकिन अब सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और अब ये वक्त है सरकार के पास अपनी उपलब्धियां बताने का। और अगला साल चुनावी है, तो सरकार की जितनी स्कीम्स हैं और अब तक जो विजन रहा है इन 4 सालों में वो कितना पूरा हो पाया, इसका फैसला अगले साल जनता करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 4 साल को जो इस वक्त सत्ता पक्ष है वो गौरव दिवस के रूप में ले रही है। और आज जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं वो गौरव दिवस के रूप में कांग्रेस मनाएगी और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देवव्रत हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर आरक्षण विधेयक को लेकर राजभवन बनाम सरकार, इस तरह की स्थितियां बनने लगी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन के अधिकारियों पर राज्यपाल को गलत सलाह देने का आरोप लगाया। इसके साथ ही सीएम ने राजभवन के अधिकारियों पर बीजेपी के हाथों खेलने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि राजभवन बीजेपी की कठपुतली बना हुआ है। बीजेपी पर दो मुही बात करने का आरोप उन्होंने लगाया। 4 साल पूरे होने पर बीजेपी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है उस पर उन्होंने हमला बोला और कहा दोनों सरकार के काम की तुलना कर ले बीजेपी। भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इससे देश में बदलाव आया है। उसे वो अधिकार है ही नहीं। उसको जो विधिक सलाहकार है वो गलत सलाह दे रहे हैं। और शुरू में जो बात हुई थी वो बिल्कुल ठीक हुई थी। राज्यपाल जी ने क्या कहा था, जैसे विधानसभा से प्रस्ताव पारित होता है या अध्यादेश सरकार लाती है, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। तो आरक्षण कोई एक वर्ग का नहीं होता, आरक्षण में सारे वर्गों के लिए होता है, सारे नियम होते हैं। क्या ये बात राजभवन को पता नहीं? और जब हो गया तो क्वेरी किससे कर रहे हैं? विधानसभा से बड़ा हो जाएगा कोई विभाग, तो विभागों से जानकारी ले रहे हैं। विधानसभा से कोई पारित होने के बाद विभागों से जानकारी नहीं ली जाती। और अब दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता दें, शादी समारोह में चाकूबाजी हुई है। चाकूबाजी में 5 बाराती घायल हो गए। 3 की हालत इनमें से गंभीर है। तीनों जिनकी हालत गंभीर है उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। दुर्ग के शक्तिनगर की पूरी घटना है। दरअसल बारात में स्थानीय युवक शामिल हो गए और उसके बाद यह विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि चाकू चलने तक पहुंच गया। चाकूबाजी हुई, 3 की हालत गंभीर है, इन्हें रायपुर रेफर किया गया है। 9:30 बजे की बात है। शक्तिनगर में बारात निकली हुई थी और डीजे चल रहा था। मुस्लिम परिवार की बारात थी, तो उसमें कुछ लोकल लड़के घुस गए थे और किसी बात पे इनका विवाद हुआ है। और यहाँ के जो लोकल लड़के हैं उन लोगों ने चाकूबाजी कर दी है, जिसमें 5 लोग घायल हुए थे और उसमें से 3 लोगों को मेकाहारा रेफर किया गया है उचित इलाज के लिए और 2 लोगों का यहीं दुर्ग हॉस्पिटल। और सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश से जानकारी लेंगे। मिथिलेश, घायलों के बारे में जानकारी दें, क्या कुछ अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? और कहीं ऐसी बात तो नहीं कि निकाह बनाम शादी या निकाह बनाम बाराती जैसी स्थिति कुछ बनी हो? ललित, ऐसा नहीं है कि आज ये जो पूरा मामला है ये शक्तिनगर दुर्ग का है, जहां पर बाराती काफी झूम रहे थे, नाच रहे थे और एक मुस्लिम परिवार में वहां पे शादी थी। डीजे बज रहा था, उसी बीच में वहां पर जो स्थानीय युवक है वो उनके आ जाने से विवाद की स्थिति बन गई। और ये विवाद की स्थिति इतनी बनी कि जो स्थानीय युवक है उन्होंने चाकू से हमला कर दिया और वे एक के बाद एक वे हमला करते चले गए। करीब 5 इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 3 को जो है वो काफी स्थिति गंभीर है।
इनकी स्थिति को देखते हुए रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में इनको रेफर किया गया है। वहीं 2 का इलाज अभी चल रहा है जो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद में पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बहुत देर नहीं हुई थी, घटना करीब 9:30-10 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर इस तरह की घटना होना कई सवाल खड़े करते हैं। और लोगों के हौसले, आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 लोगों को घायल किया है। तो पुलिस की कार्रवाई पे भी, पुलिस के जो सुरक्षा पे भी कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। 3 बारातियों की हालत गंभीर है और जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, दावा किया जा रहा है। और खबर राजधानी रायपुर से, यहां पुलिस ने शातिर ब्लैकमेलिंग गिरोह का पर्दाफाश किया है। 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एक चैनल है, न्यूज चैनल, इसके कथित कोऑर्डिनेटर, कैमरामैन, ऐसे 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपी योजना बनाकर किसी के घर में घुसते थे। इस दौरान गिरोह की जो महिला थी वो फर्जी बलात्कार का आरोप लगाते हुए मीडिया कर्मियों को बुलाकर पैसे की मांग करती थी। पकड़े गए आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। संलिप्त महिला इशरत बानो उर्फ खुशबू फरार है और इसकी तलाश की जा रही है। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 लोग जो कि खुद को जो कैमरा लेकर प्रवेश किए थे और खुद को पत्रकार बता रहे थे, उन दोनों की भी गिरफ्तारी हुई है। और इन्होंने पूछताछ पे अन्य 3 घटना करना भी स्वीकार किया है। इसके संबंध में भी जो हम लोग इसे पूछताछ कर रहे हैं और इन्हें न्यायिक रिमांड। और अब बिलासपुर से बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर गोलीकांड में बड़ा अपडेट है। वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति का विवाद सामने आ रहा है। दत्तक पुत्री के साथ पिता और मृतक के अवैध संबंध थे। मृतक सभी के साथ दुर्व्यवहार किया करता था और इन सभी वजहों से ये पूरी घटना अंजाम दी गई है। लगभग 1 माह से इस पूरी वारदात को अंजाम देने की तैयारी चल रही थी। समझिए इसे, फिर से समझिए। हिस्ट्री शीटर गोलीकांड में बड़ा अपडेट। वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति का विवाद सामने आया है। दत्तक पुत्री के साथ पिता और मृतक के अवैध संबंध थे। मृतक सभी के साथ दुर्व्यवहार किया करता था और इन तमाम घटनाओं के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और अब बड़ी खबर बलरामपुर से, महावीरगंज में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। 16 हाथी पिछले 4 दिनों से यहां उत्पात मचा रहे हैं। शाम ढलते ही गांव में ये तोड़फोड़ करते हैं। ग्रामीण रतजगा करने को मजबूर है। झारखंड की तरफ से नदी पार करके हाथी आ रहे हैं। बलरामपुर के महावीरगंज में हाथियों का उत्पात, 16 हाथी 4 दिनों से उत्पात मचा रहे हैं। और खबर कांकेर के भंडरीपारा से है। भंडरीपारा में भवन निर्माण के लिए चिन्हित की गई जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया है। गौरतलब है कि हलवा समाज की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने भवन निर्माण को मंजूरी दी थी। इसके लिए जमीन चिन्हित करने के लिए कहा गया था। हलवा समाज ने जिस जमीन पर भवन निर्माण के लिए जिस जगह को चिन्हित किया गया, उस जमीन पर पहले से एक परिवार रह रहा है। इस परिवार का दावा है कि 90 साल से इस जमीन पर है। पुलिस ने परिवार को जमीन छोड़ने का नोटिस दे दिया है। ये हम लोग का पट्टे का है ज़मीन और यहाँ हम लोग पुरखा से है भाई। 90 साल 80-90 साल हो गया है यहाँ खेती कर रहे हैं। हम लोग गरीब है इसलिए यहाँ कुछ बना नहीं पाए और इतना साल से यहाँ है ज़मीन, तो इन लोग के लिए रोक लगा दी है कि नहीं हम लोग यहाँ भवन बनाएंगे। तो इतना साल हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो क्यों दें। और इतना 15-20 डिसमिल मंदिर के लिए हम लोग दान किए हैं पट्टा ज़मीन को, तो क्यों देंगे। किसी के लिए इतना वो नहीं है। अब हम लोग गरीब है इसका इन लोग फायदा उठाए और
बिना पूछे सब चीज़ किए हैं और हम लोग को पता नहीं था कि इन लोग भवन के लिए निवोक किए हैं करके, और कल आके हम लोग को नोटिस जारी किए। अरे हमें जानकारी नहीं था, ये सरकारी आबादी जमीन दिखा रहा था। हाँ। तो हमने शासन के पास आवेदन लगाया था। तो उस समय मुख्यमंत्री जब मुलाकात भेंट चल रहा था तो उस समय भू आवंटन ऐसा कुछ योजना निकला था। तो उसमें सभी समाज को जितना भी, ऐसा नहीं कि हलवा समाज वाली बात नहीं, जो भी समाज आवेदन लगाया था जहाँ जमीन की व्यवस्था से सभी को दिया गया है। और यह जमीन हमें न शासन के द्वारा मिला है, हम किसका जगह है क्या है कैसा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन शासन कभी भी किसी का निजी जमीन को नहीं दे सकता, सरकारी है, इसीलिए हमें 7 डिसमिल यहाँ दिया गया है और उसका भी बाकायदा हम लोग पैसा पटाए हैं समाज के द्वारा। और दूसरी बात ये ऐसा नहीं है कि हलवा समाज यूज नहीं करेगा, सार्वजनिक हित में यहाँ का पार्षद इस क्षेत्र का और पूरा मोहल्ले वाले महिलाएं गए थे और कुछ सरकारी कार्यक्रम होते हैं कुछ भी सामुदायिक वाला, तो वहाँ के उपयोग के लिए हम देंगे। ऐसा नहीं कि हलवा समाज उपयोग करे, ऐसा वाली बात कोई नहीं है। कवर्धा जिले के वनांचल में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार मनरेगा मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मामला बोड़ला जनपद पंचायत के ग्राम कोकरा पानी का है। बैगा आदिवासी परिवार के लोगों ने वन विभाग के तहत मनरेगा में काम किया था। 2 साल बीत गए, अब तक इन्हें मजदूरी मिली नहीं है। मजदूरी को लेकर पीड़ित परिवार सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हमारे काम करी हम प्लाट में तो पैसा नहीं मिले। कृषि विभाग के काम करे हो, जंगल विभाग के का काम करे हो? हाँ, इसमें नुने हन प्लाट के आर पार साफ करी हन और फिर पर के साल नाली कोड़ी हन, मुर्दाली गड्ढा एसीटी गड्ढा कोड़े हम लोग जंगल विभाग वन विभाग में, तो उसका पैसा जो है ना मिला। कतेक जन मजदूर मन काम मजदूर मन है 150 करीब है। कतेक दिन हो गए? ये 1.5 साल करीब हो गए। क्या बोलते साहब मन फिर जाते तो कहते कि खाता में डला गए। अब खाता जाके चेक करते तो खाता में पैसे नहीं। पूरे कवर्धा वन मंडल में मजदूरी भुगतान पूर्णता नहीं हो पाए, बजट की अनुपलब्धता की वजह से। बजट उपलब्ध होते हैं तो भुगतान किया जाएगा। नहीं, 2 साल में कोई शिकायत नहीं। रायगढ़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बदलने के बाद से अराजकता बढ़ गई है, लोग इस सरकार से त्रस्त हो गए हैं। इसका नतीजा 2023 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार में आएगी। कांग्रेस हर मोर्चे पर विफल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सभी 11 लोकसभा में 11 टीम 3-3, 4-4 नेताओं की हमने बनाई है। वे सभी नेता अपने अपने लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक दिन का प्रवास करेंगे, सभा करेंगे, कार्यकर्ताओं की अलग अलग बैठकें लेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता और देखरेख के अभाव में बालोद जिला मुख्यालय के बूढ़ापारा स्थित पुरातात्विक संग्रहालय का अस्तित्व खतरे में है। साल 1992 में छत्तीसगढ़ में पहली बार पुरातात्विक संग्रहालय बालोद में बनाया गया था। इसके लिए बालोद जिले की पुरातात्विक जानकारी जुटाई गई थी। पुरानी मूर्तियों को इकट्ठा किया कर संग्रहालय का रूप दिया गया था और तकरीबन 150 की संख्या में यहाँ पर मूर्तियां रखी गई। आज मौसम की मार और असामाजिक तत्व के चलते ये मूर्तियां खंडित होती जा रही हैं। वीडियो बना ये मूर्तियों को एक संग्रहालय बनाने का एक योजना बना और 1992-93 में यहाँ खुला संग्रहालय बनाया गया और वहाँ कम से कम 105 मूर्तियों का संग्रहण किया गया और कुछ सालों तक वो दर्शकों के लिए, यहाँ पर्यटक जो आते थे उनके लिए रखे गए थे। लेकिन पिछले 7-8 सालों से वो संग्रहालय बंद पड़ा हुआ है।
से एक बहुत ही महत्वपूर्ण। विश्व कप की शुरुआत से बहुत पहले ग्लैडिएटोरियल फाइट दर्शकों के लिए सबसे बड़ा खेल हुआ करती थी। इसका प्रमाण है रोम का भव्य कोलोजियम।